हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जिन इंडियन थिंकर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा उनको प्राप्त है। तो उनका जो कृतित्व है बहुत ही विशाल है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उनके जो समाजशास्त्रीय योगदान है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गांधी जी एक ऐसे विचारक थे जो कि पॉलिटिक्स चाहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में नैतिकता के साथ चाहते थे। मतलब चाहते थे कि राजनीति हो लेकिन उसमें नैतिक नियम हो, नैतिक मूल्य हो, नैतिकता का बाहुल्य हो। जैसे अभी जो पॉलिटिशियन है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट माने जाते हैं, तो गांधी जी चाहते थे कि ऐसा ना हो, नैतिकतावादी राजनीति हो, लोग नैतिकता के आधार पर पॉलिटिक्स करें। तो वो राजनीति में नैतिकता को लाना चाहते थे। इन्होंने व्यवहारिक आदर्शवाद पर बल दिया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसी बातें बता दी जाएं आपको जो कि आप अप्लाई ही ना कर सको। तो आदर्शवादी बातें बताई, ऐसे मूल्य बताए, लेकिन उन बातों को बताया जो कि व्यवहारिकता में लागू की जा सके। जैसे सच बोलना, अब ये एक व्यवहारिक है तो आदर्शवादी बात, लेकिन व्यवहारिकता में अप्लाई किया जा सकता है। इसको, अहिंसा को व्यवहारिकता में अप्लाई किया जा सकता है। तो इन्होंने व्यवहारिक आदर्शवाद पर बल दिया। वैचारिक रूप से जो गांधी जी थे, इनको कह सकते हैं कि ये अराजकतावादी दार्शनिक थे। ठीक है, अब मतलब अराजकतावादी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने राज्य का बहिष्कार किया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो विचारों के माध्यम से अगर ऐसा देखा जाए तो वैचारिक रूप से वो मानते थे कि जो राज्य है वो कुछ हद तक उतना अच्छी चीज़ नहीं है। तो दार्शनिक रूप से अराजकतावादी थे। ठीक है, वैचारिक रूप से। बाकी उन्होंने राज्य का बहिष्कार नहीं किया था जैसे मार्क्स करता है, तो इन्होंने पूर्णतः राज्य का बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि दार्शनिक रूप से, विचारों के रूप से अगर देखा जाए तो वो दार्शनिक अराजकतावादी विचारक माने जाते हैं। इनका जो एक संकल्पना, जो अवधारणा दी राम राज्य, तो ये प्रभावित माना जाता है साम्यवादी विचारों से। राम राज्य क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। राम राज्य का मतलब वो भगवान रामचंद्र जी का राज्य नहीं कि कलयुग में वो आएंगे और जन्म लेंगे और राज्य होगा, ऐसा नहीं। राम राज्य का मतलब हुआ कि एक ऐसा शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था आए जहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार मिले। ठीक है, सभी लोग मतलब जो जितना कार्य करे उसको उतना प्रतिफल भी मिले, सभी को बराबर उत्पादन में और बराबर उपभोग में बराबर का अधिकार, बराबर की भागीदारी मिली हो, सभी को न्याय मिले सही तरीके से। ये सारी चीज़ें इनके राम राज्य में थी। तो ये कुछ हद तक जो साम्यवादी का जो कॉन्सेप्ट है मार्क्स ने दिया था उससे प्रभावित कह सकते हैं आप। तो साम्यवाद से प्रभावित ये चीज़ हो सकती है। गांधी जी का जो एक कॉन्सेप्ट था सर्वोदय या फिर अंत्योदय, ये प्रभावित था रस्किन बॉन्ड की अनटू दिस लास्ट से। इनकी जो बुक थी रस्किन बॉन्ड की अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक से प्रभावित थी गांधी जी की जो ये थ्योरी थी सर्वोदय की या अंत्योदय की। अंत्योदय मतलब जो लास्ट में बैठा व्यक्ति है, यानी कि सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, समाज का सबसे पिछड़े हुए तबके का व्यक्ति, उसको भी न्याय मिल सके, उसको भी उचित प्रकार से उत्पादन और उपभोग के साधनों में समान रूप से स्वामित्व प्राप्त हो। तो सर्वोदय यानी सभी का समान रूप से उदय हो, सभी का समान रूप से विकास हो। और जो एक सबसे पिछड़े हुए तबके का व्यक्ति है, जो लास्ट व्यक्ति है, उसको भी न्याय मिल सके, उसको भी उत्पादन और उपभोग में बराबर का अधिकार प्राप्त हो। तो ये चीज़ सर्वोदय। फिर अब हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जिसमें इन्होंने सत्याग्रह की बात करी। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना। अब वो आग्रह कैसे करेंगे हम? आत्मबल के आधार पर। इन्होंने बताया कि ये जो सत्याग्रह होता है ये आत्मशुद्धि का माध्यम है। हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं इसके माध्यम से। इसमें हम खुद को ही शारीरिक मानसिक पीड़ा देते हैं और आत्मिक बल के आधार पर मानते हैं कि दूसरे का मन परिवर्तित हो जाएगा। सत्याग्रह ऐसे करते हैं जैसे ना कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया,
तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसके सामने अपने आप को शारीरिक मानसिक पीड़ा झेलते हुए उसको फील होगा। जब उसकी आत्मा तक हमारी जो आत्मा की आवाज़ है वो पहुंचेगी, उसको महसूस हो कि हाँ मैंने इसके साथ गलत किया, तो वो खुद से ही न्याय करेगा। तो इन्होंने कहा कि ये आत्मशुद्धि का माध्यम है और सत्य का आग्रह करना आत्मबल के आधार पर, यही है सत्याग्रह। ठीक। अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसक साधनों का प्रयोग ना करना। वो कोई भी पर्सन हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसको क्षति पहुंचाने के बारे में ना सोचें, ना प्रयास करें। सभी के साथ हम प्रेम से और सौहार्द से, उदारता के साथ में व्यवहार करें। मतलब किसी को भी किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने का प्रयास ना करें, कुछ भी हिंसक साधनों का प्रयोग ना करें। तो ये चीज़ इन्होंने अहिंसा के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। इन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया। स्वराज मतलब अपना खुद का शासन, कि स्वशासन हो। मतलब हम यदि अपने देश में रह रहे हैं तो हम पर शासन भी हमारे देश के वासी ही करें, कोई विदेशी नहीं। जो अंग्रेजों के काल में आए थे ना ये, तो इन्होंने स्वराज या स्वशासन का अवधारणा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। लोक कल्याणकारी राज्य या राम राज्य की बात इन्होंने करी है, जो कि मैंने अभी समझाया, जो कि आधारित होता है, कुछ हद तक साम्यवादी विचारों से प्रभावित होता है। और इसमें उन्होंने बताया कि जितने भी व्यक्ति हैं वो समाज के, सभी को समान रूप से न्याय मिले, सभी को समान रूप से उचित रूप से संसाधनों का वितरण हो, सभी समान रूप से उत्पादन में भाग लें, समान रूप से वो लोग उपभोग कर सकें। तो ये चीज़ इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य या राम राज्य का जो अवधारणा थी, इसमें इन्होंने ये बताया। जो गांधी जी थे, इनका मानना था कि यदि हम शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में सौंप देंगे तो वो बहुत ज़्यादा निरंकुश हो जाएगा। तो कभी भी शक्ति को, समस्त शक्ति मतलब जितनी भी शक्तियां हैं, वो समस्त शक्तियां कभी भी किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिया शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक। पूछ सकता है भारतीय सिद्धांतकारों में किसने शक्ति के विकेंद्रीकरण का पक्ष लिया, तो किसने लिया था पक्ष? वो थे गांधी जी। गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का पक्ष लिया और वो चाहते थे कि जो ग्राम पंचायतें हैं उसके माध्यम से शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। कैसे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई, फिर आप क्षेत्र स्तर पर या राज्य स्तर पर एक कोई हो गया, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब शक्तियां बटी हुई हैं। ऐसे ही अपना जो संविधान है उसमें भी देखिए शक्तियां बटी हुई हैं। न्यायपालिका का अलग कार्य है, कार्यपालिका का अलग कार्य है, विधायिका का अलग कार्य है, और विकेंद्रीकृत शक्तियां हैं। किसी एक ही व्यक्ति को सर्वशक्तिमान नहीं बनाया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो गांधी जी का ही ये विचार था कि शक्तियां कभी भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वरना वो जो पर्सन है, वो जो व्यक्ति है, वो निरंकुश हो जाएगा। इन्होंने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा या लघु या कुटीर उद्योगों की स्थापना हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करें। मतलब बच्चों को हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि उनको हमने एजुकेशन दे दी और उसके बाद वो अपना खुद का कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जैसे आजकल हो रहा ना, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका मेन रीज़न यही है कि हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। हम पढ़ाई करते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, और उसके बाद अपना खुद का जब कुछ भी करने की बारी आती है, व्यवहारिक जीवन में जब हम उतरते हैं तो हम शून्य होते हैं। तो हमारे पास एक व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, कम से कम अगर जॉब नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट हम कोई एक अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। और वो उन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना की बात नहीं करी है, बल्कि लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात की, कि छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, जो लोग हैं उनमें जो पूंजी का मतलब केंद्रीकरण होता है। जब बड़े जब उद्योग स्थापित होंगे तो एक ही व्यक्ति के पास सारी पूंजी एकत्रित हो जाएगी, वही फिर बाकी लोगों को लेबर बना के रखेगा, उनका शोषण करेगा। और जब छोटे छोटे कुटीर उद्योग होंगे तो ये हमारा जो संयुक्त परिवार प्रथा है उसके अनुकूल है, और इससे पूंजी केंद्रीकृत नहीं होगी, तो पूंजीवाद नहीं आएगा। इसीलिए ये छोटे छोटे और लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के पक्ष में थे। ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट थी। नेहरू जी उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे, बड़े उद्योगों की, जबकि गांधी जी चाहते थे कि लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए बच्चों को। इसके अलावा इनका मानना था कि बच्चों को हमें नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि बिना नैतिकता के जिंदगी कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी।
गांधी जी चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का निर्माण करना चाहिए और स्वदेशी का ही उपयोग करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने चरखा, खादी इन सब का उपयोग का इनका प्रोत्साहन करने की कोशिश करी। तो चाहते थे कि ज़्यादातर चीज़ों का हम खुद से निर्माण करें और अपने ही देश में बनी चीज़ों का हम उपभोग करें। मतलब आवश्यकताओं को हम सीमित करें, जितनी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं हम उन्हीं चीज़ों को उनको ही कंज्यूम करें। ये चीज़ गांधी जी का मानना था। तो स्वदेशी उपयोग और निर्माण को ये प्रोत्साहित करना चाहते थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी थ्योरी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि अभी एग्जाम में पूछी भी गई थी, वो है ट्रस्टीशिप सिद्धांत या फिर न्यासिता सिद्धांत। न्यासिता सिद्धांत क्या होता है? तो गांधी जी जो थे, इनका मानना था कि पूंजी अपने आप में कोई बुराई नहीं है। मतलब पूंजी खुद में कोई बुराई नहीं है कि पूंजी का संग्रह करना ही बुराई है। बुराई किस में है कि आप उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हो। अगर आपने पूंजी एकत्रित की हुई है और उसको एक ट्रस्टी के जैसे, एक संरक्षक के जैसे गरीबों की भलाई के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने पूंजी एकत्रित करी और सिर्फ अपने ही लाभ के लिए, गरीबों का शोषण करने के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो वो चीज़ बुराई है। तो इन्होंने कहा कि जो पूंजीपति हैं, इनको एक संरक्षक की भांति, एक ट्रस्टी की भांति, जो ट्रस्टी होता है वो क्या करता है? पूंजी का संरक्षक होता है, लेकिन उस पर अपना स्वामित्व तो नहीं समझता। वो संरक्षण करता है, पूंजी का देखभाल करता है, और जिसकी पूंजी होती है उसी के हित में उस पूंजी का प्रयोग करता है। तो इन्होंने कहा कि जो पूंजीपति हैं, उनको भी अपनी पूंजी का इसी प्रकार से गरीबों के हित में प्रयोग करना चाहिए। उनका संरक्षक बन करके पूंजी का संरक्षण करना चाहिए, पूंजी की देखभाल करनी चाहिए। ठीक, इन्होंने एक कोटेशन भी दिया है कि जो पूंजी है वह स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बल्कि बुराई है इसके उपयोग में। ये 2016 में पूछा गया था कि ये किसका सिद्धांत है, किसका कथन है। तो ये महात्मा गांधी का है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत से ये चीज़ इन्होंने कही है। गांधी जी ने शिक्षा को माना कि जो शिक्षा है, इसके माध्यम से सर्वांगीण विकास हो सकता है एक व्यक्ति का। मतलब अगर हमें किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि उसके चहुमुखी उसका व्यक्तित्व का विकास हो, तो हमें उसको शिक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी होती है, वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता उतने अच्छे से जितना जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो समझ पाता है। तो शिक्षा जो है ये मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, ऐसा गांधी जी मानते थे। शिक्षा भी दी जाए तो कैसे दी जाए? तो गांधी जी ने कहा कि शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। जो मातृभाषा का मतलब कि जो बच्चा जन्म से बोल रहा है, ठीक है। मातृभाषा का मतलब हिंदी मत समझ लेना। मातृभाषा का मतलब है कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो जन्म से बोल रहा है वो उसकी मातृभाषा होती है, ठीक। तो शिक्षा को इन्होंने कहा कि मातृभाषा में देना चाहिए। कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तो मातृभाषा में देनी ही चाहिए। और 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्यतः शिक्षा देने की बात इन्होंने की थी, और साथ में उसमें व्यावसायिक शिक्षा जोड़ने की बात भी इन्होंने करी थी। सामाजिक समरसता मतलब सामाजिक समानता, समरसता का मतलब होता है समानता, इसके इन्होंने समर्थन किया और कहा कि जो छुआछूत है ये बहुत गलत चीज़ है, छुआछूत को ख़त्म करना चाहिए। तो इन्होंने जो अस्पृश्य जातियाँ थी इसको हरिजन नाम दिया था। कहा कि ये हरि यानी भगवान के लोग हैं, तो उनसे घृणा क्यों कर रहे हो, उनसे घृणा मत करो, वो भगवान के ही लोग हैं। तो छुआछूत का विरोध किया और सामाजिक समानता लाना चाहते थे ये, उसका समर्थन किया। इन्होंने नारा दिया कि गाँव की ओर लौटो, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा था वो ये चीज़ अच्छी नहीं मानते थे। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सारे लोग जब शहरों की तरफ भाग रहे हो तो उससे क्या है, शहरों में बहुत ज़्यादा समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, गाँवों को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायतों का गठन करो और छोटे छोटे लघु उद्योगों का, ग्रामीण लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करो, मतलब ग्रामों को ही सुदृढ़ बनाओ। तो गाँव की ओर लौटो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो हरिजन वर्ड है वो यूज़ किया था 1933 में। ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। 1933 में अछूतों के लिए हरिजन शब्द प्रयुक्त किया था और हरिजन नामक अंग्रेजी अखबार भी निकाला था, ठीक है। हरिजन नामक एक अंग्रेजी अखबार भी निकाला था 1933 में। अछूतों के लिए हरिजन शब्द भी प्रयोग किया था।
1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ये सारी वन लाइनर चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, तो इनको ठीक से लिख लेना और याद कर लेना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में। इन्होंने माना कि जो धर्म है, धर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन धर्म का मतलब अंधविश्वास भी नहीं है। धर्म को इन्होंने नैतिकता से जोड़ा और धार्मिक जो कट्टरता होती है उसका इन्होंने विरोध किया। मतलब कि जो धर्म है गांधी जी के अनुसार वो क्या होना चाहिए? मानवतावादी धर्म होना चाहिए, नैतिकतावादी धर्म होना चाहिए, ना कि जो ये हिंदू मुस्लिम हम लोग करते हैं, ये चीज़ इनके अकॉर्डिंग धर्म नहीं थी। धर्म है कि हम सभी मानव हैं। जो मानवतावादी धर्म है वो वास्तविक धर्म है। जो नैतिकता के आधार पर जो धर्म है वो वास्तविक धर्म है, ना कि धार्मिक कट्टरता को अपना लो कि हाँ हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, तो हम दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करें। ये चीज़ कभी भी कोई भी धर्म नहीं सिखाता, क्योंकि सभी धर्म मानते हैं कि अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर एक ही है, वही सत्य है। ये चीज़ सभी धर्म मानते। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। और वो सभी धर्म अलग अलग तरीकों से, मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा सभी धर्मों का एक ही है, इसीलिए सभी धर्म समान है। ये चीज़ इनका मानना था। गांधी जी ने आत्मनियंत्रण के माध्यम से परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने की बात करी। मतलब कहा कि परिवार सीमित होने चाहिए। इसके लिए क्या उपाय हो? तो इसके लिए हमें खुद पे नियंत्रण करना चाहिए, अपने आप को हमें संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि परिवार नियोजन की चीज़ें अप्लाई होंगी। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी। धर्म रहित राजनीति को ये मानते थे कि ये सिर्फ एक कूड़ा है, जी का जंजाल है, जो कि इंसान का जो नैतिकता है वो खत्म कर देती है। तो धर्म रहित, यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य या नैतिकता। तो नैतिकता रहित या धर्म रहित राजनीति को ये कूड़ा मानते थे। एक और कॉन्सेप्ट है सविनय अवज्ञा, ये भी इन्होंने दिया था। तो सविनय अवज्ञा क्या है? विनय पूर्वक हम किसी की बात को ना माने, उसकी बात का विरोध करें। मतलब किसी ने कुछ कहा कि आपको ऐसा करना है, तो हम बड़ा पोलाइटली मना करेंगे कि नहीं सर हम ये चीज़ नहीं कर सकते, और हम उस बात को ना करें। तो विनय पूर्वक हम किसी की बात की अवहेलना करें, उसकी बात की अवज्ञा करें। ये जो इनका सिद्धांत था ये थोरो से प्रभावित था, ठीक है। ये भी याद कर लेना कौन सा सिद्धांत इन्होंने किससे प्रभावित होकर के दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। जो संसद है इसको गांधी जी ने वेश्या माना था। ये भी पूछ सकता है संसद को किसने वेश्या माना था? तो गांधी जी ने संसद को वेश्या माना था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और धार्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे टॉलस्टॉय, ठीक है। कौन थे? टॉलस्टॉय को इन्होंने धार्मिक गुरु अपना माना, और राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। राज्य को गांधी जी मानते थे कि राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। क्या है? आत्मविहीन यंत्र है, जहां पर सेल्फ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, व्यक्ति के सेल्फ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आत्मविहीन यंत्र माना राज्य को। तो ये प्रमुख थे इनका जो कोटेशन या इनके जो सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं इनकी कुछ फेमस कृतियां, कई बारी पूछ लेता है। तो इनकी पुस्तक है एक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1927 में आई थी ये। और नेक्स्ट बुक है हिंद स्वराज, ये है 1909 में आई थी। इसमें स्वशासन और स्वराज की बात की है इन्होंने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, ये आई थी 1947 में। उसके बाद आई थी पैथवे टू गॉड, ये आई थी 1971 में। एंड एक आई थी की टू हेल्थ 1948 में। वैसे गांधी जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, बट ये मेन कृतियां हैं जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको याद कर लीजिए। और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, स्ट्रेस फ्री रह करके कंटिन्यू। सबसे बड़ी चीज़ है कि चीज़ों को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब आप बीच में ब्रेक करते हो तो उससे आपका जो रूटीन है वो गड़बड़ हो जाता है, फिर आपका दिमाग उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता। तो चाहे 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, तो कंटिन्यूटी बनाए रखो। ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।